तब तक मारते रहना है जब तक जिस्म में जान है, और बख्शना नहीं है किसी भी स्थिति में, बच्चे बूढ़े या फिर महिलाएं, कोई भी हो, किसी को नहीं। दिल्ली से एनएसजी कमांडोज को बुलाने के लिए प्लानिंग बनाई जाती है। हमारे मेजर संदीप कृष्णन जो है इसी सब के चलते मारे जाते हैं। गए तो गाजी और मर गए तो ये भी इनको बोला गया। अब नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत पर पाकिस्तान द्वारा किए गए इतने भयानक टेररिस्ट अटैक के बारे में, जो कि इंडिया पर हुआ सबसे फेमस टेररिस्ट अटैक है। Their mission was to kill and keep on killing. All the bodies were falling. cover लो हमारे कमरे में फायरिंग हो गया, हमारे कमरे में। इस टेररिस्ट अटैक की जड़ें, इस टेररिस्ट अटैक के बारे में सारी चीजें, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन। देखिए, इसको अंजाम देने के लिए 10 जो लड़के थे वो सामने आए, 10 आतंकवादी सामने आए पाकिस्तान के जो लश्कर ए तोयबा आतंकवादी संगठन है उसकी तरफ से। लेकिन हमने सिर्फ 10 चेहरे देखे, इसके पीछे कितने चेहरे हैं उन सब के बारे में भी आज हम बात करेंगे। उन सब की ट्रेनिंग हुई, कैसे उनके अंदर इतना कलेजा आया, कैसे उनके हाथ निर्दोष निर्मम लोगों को, जिनको उन्होंने जीवन में कभी देखा भी नहीं, उनको मारने में कांपे भी नहीं। साथ ही साथ कैसे उनमें इतना ताकत आई कि उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी जब वो निर्दोष बच्चे, औरतें, यहाँ तक कि कोई जानवर भी अगर गोली के सामने आ गया तो उनको भी उन्होंने मार दिया। मकसद था सिर्फ एक, इंडिया में आकर बॉम्बे को दहलाना, बॉम्बे की किन्हीं चुनी कुछ जगहों पर जाकर लोगों को मारना। सामने कौन है कौन नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बात कर रहे हैं 26/11 अटैक की, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के ऊपर हुआ था। ये जो अटैक हुआ था, इसके जख्म के निशान आज भी बॉम्बे के सीने पर आप देख सकते हैं जाकर। देखिए, ये जो अटैक हुआ था ये चालू हुआ था 26 नवंबर 2008 को। लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें हैं उन सब पे आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, हाफिज सईद जो कि मुरिदके में जो हेडक्वार्टर है लश्कर ए तोयबा का, उसका सरगना है। एक आतंकवादी संगठन है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जिसमें भारतीय वायुसेना ने जिस पर बॉम्ब वगैरह गिरा दिए। हमने ये फोटो जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये लश्कर ए तोयबा का पाकिस्तान में स्थित मुरिदके नाम की जगह पर, जो कि आउटर लाहौर पड़ता है, हेडक्वार्टर है लश्कर ए तोयबा का। यहाँ पे सबका जो है प्लानिंग वगैरह हुई। देखिए, हाफिज सईद का क्या सिस्टम था कि वो दिमाग में हमेशा से ये लेके चल रहा था कि इंडिया पे कोई बड़ा अटैक करना है, क्योंकि उनके एक दिनचर्या का भाग है एक तरीके से, और वो डेली यही काम करते हैं, कैसे ये सब करना है, कैसे इंडिया को नुकसान पहुंचाना है। साल था 1999 का, यानी 1999 का। उस समय से लेकर हाफिज सईद के दिमाग में कुछ ना कुछ ये बात चल रही थी, कैसे हम किस टाइप का अटैक करें, क्या प्लान करें। इसी सब में साल आता है 2001 का, जब एक व्यक्ति से हाफिज सईद मिलता है जिसका नाम था दाऊद सैयद गिलानी। फोटो आप जिसकी देख रहे हैं, इससे हाफिज सईद मिलता है पाकिस्तान में। ये जो दाऊद सैयद गिलानी था, ये मूल रूप से तो पाकिस्तान का, लेकिन अपनी माँ के साथ यूएस में ही रहता था, और ये यूएस में काफी सारे उल्टे कामों में गुनहगार सिद्ध हुआ था। वहां पर जो है गांजा, चरस, जितने भी मादक पदार्थ होते हैं, इन सब चीजों में इनकी तस्करी में वो वहां पे जेल जा चुका था कई बार, और एक बार नहीं कई बार जेल जा चुका था, और अमेरिका में इसकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री थी। ये जो दाऊद गिलानी था, दिखने में अंग्रेजों की तरह दिखता था। इसकी जो माँ है वो अंग्रेजी मूल की थी, यानी कि अमेरिकन मूल की थी, तो इसकी एक आंख का कलर अलग था, दूसरी आंख का कलर अलग था। तो इस पर कोई आसानी शक नहीं कर सकता था कि ये अंग्रेज है या नहीं। इस चीज को मैंने क्यों बताया, इसका फायदा इसने कैसे उठाया, थोड़ी देर में जानेंगे। इसका हुलिया और इसकी हुलिये की खासियत मुझे बताने की जरूरत क्यों पड़ी, ये हम थोड़ी देर में जान जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा रोल था इसके इस हुलिये का, और सबसे बड़ा रोल था इस इंसान का, दाऊद सैयद गिलानी का, जो बाद में डेविड हेडली बन जाता है नाम चेंज करके। क्योंकि पूरी प्लानिंग, सारी चीजें इसी ने बनाई थी, और इसी ने आतंकवादियों को सब कुछ बताया था कि कैसे जाना है, क्या करना है, एवरीथिंग, एवरी डिटेल अबाउट मुंबई स्ट्रीट्स, वेयर दे हैव टू गो, और उनको जहाँ पे भी जो है अटैक करना है, उससे क्या करना है, सारा मैप इसी ने बनाया था। वो सब हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, तो जब हाफिज सईद इससे मिलने के बाद ये चीज जान जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे काम आ सकता है, तो हाफिज सईद ने एक काम किया। 2002 सन आते आते हाफिज सईद ने एक दावत का मतलब इन सभी में एक तरीके का गेट टुगेदर होता है, जिसमें काफी सारे लोग आते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें क्या हमला करना है, क्या ट्रेनिंग चल रही है, सारी चीजें जो
मसले होते हैं, इन पर डिस्कस करते हैं। इसी दावत में दाऊद सईद गिलानी हाफिज सईद से मिलकर कुछ बातचीत करता है, जो कि हाफिज सईद की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, जिसके थ्रू वो नए नए लड़कों को फांस लेता है, उनको बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश कर देता है। तो इसी चीज का फायदा उठाकर उसने दाऊद सईद गिलानी को भी अपनी बातों में पिधा लिया और उसके बाद जो है दाऊद सईद गिलानी को ट्रेनिंग के लिए भेजा। पहली ट्रेनिंग इसकी जो है मुरीदके में होती है, जो कि हेडक्वार्टर है, मैंने बताया आपको, लश्कर ए तोयबा का। तो वहां पर जो है ट्रेनिंग लेने के बाद ये फिर जाता है मुजफ्फराबाद, जो कि पीओके में स्थित है, यानी कि पाकिस्तान जो इंडिया के जम्मू कश्मीर कब्जाए हुए है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसी में आता है मुजफ्फराबाद। आतंकवादी गतिविधियां यहाँ पर आम है इस क्षेत्र में, और ये जो ट्रेनिंग है ये टुकड़ों में भी चलती रहती है। तो इसी सारी चीजों में चलते जो दाऊद है वो कई बार अमेरिका से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अमेरिका आता जाता रहता है। फरवरी 2003 से लेकर दिसंबर 2003 के बीच में करीब 5 से 7 बार ये पाकिस्तान आता है। वहां हाफिज सईद के दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि किस तरीके से हम इसको इंडिया के खिलाफ यूज करें, और यहाँ पर इसे कुछ बहुत ज्यादा खबर नहीं थी। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि इसको भनक भी नहीं थी कि इंडिया के खिलाफ इसको इस तरीके से यूज किया जाएगा, तो गलत नहीं होगा। और ये सही बात थी, इसको ट्रेनिंग के आखिरी पीरियड तक ये पता नहीं था किस तरीके से मुझे 26/11 अटैक, जो भारत पे मुंबई पे हुए सबसे भयंकर अटैक में से एक है, उस अटैक का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान बना देगा। देखिए कुछ समय के बाद इसकी जो ट्रेनिंग होती है तो वो पूरी हो जाती है, फिर इसको फॉरेन रिक्रूटमेंट रिंग जो लश्कर ए तोयबा का उसमें भेज दिया जाता है। वहां पर साजिद मीर नाम का एक व्यक्ति इसका उस्ताद होता है, उसके अंडर में काम करता है। तो साजिद मीर ने थोड़े टाइम बाद इसको बोला कि तुम भी यूएस चले जाओ, तुम्हारा काम हो गया है, और वहां जाकर सिर्फ एक काम करना कि अपना नाम चेंज करा देना, अपने पासपोर्ट वगैरह चेंज करा देना, अपने डॉक्यूमेंट और जो भी चीजें हैं उनको चेंज करा लेना, जो भी चीजें हैं उन सभी को नाम अपना बदलवा लो, यानी कि अपनी पहचान एक तरीके से चेंज कर लो। तो जो दाऊद सईद गिलानी था उसने ठीक वैसा ही किया जैसा कि साजिद मीर ने उसको बोला था। वो जाता है यूएस, और यूएस जाने के बाद उसने अपना नाम चेंज कर लिया। नया नाम था डेविड हेटली। देखिए जो पाकिस्तान में इतने भी आतंकवादी संगठन है, सबका करता धरता कहीं ना कहीं लगभग जो है आईएसआई है, यानी कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वही है। और काफी सारे सबूत इस चीज को बताते हैं कि जो आईएसआई है वही फंडिंग करती है इन सभी को। और ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप कभी गूगल पर जाकर देखिए, किसी भी चीज पर देखिए, कहीं किसी न्यूज हैंडल पर देखिए या मत भी देखिए, तो आप खुद अपने स्वविवेक से इस चीज को जान सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वहां पर सेना ज्यादा पावरफुल है, सेना के हाथ में सब कुछ है, यहाँ तक कि उनके अपने ब्रांड्स हैं, वो अपने ब्रांड्स को बिजनेस की तरह चलाते हैं, और सेना को सबसे ज्यादा पावर है। सेना अगर चाहे, आर्मी अगर चाहे पाकिस्तान की, तो किसी भी प्रधानमंत्री को शपथ न लेने दे, जैसा कि हो चुका है। जो है बांग्लादेश में यही हुआ था, जब 2 पाकिस्तान थे, बाद में बांग्लादेश बना गया था, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वो भी देखिएगा आप। बट इस वीडियो में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जो आईएसआई है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसको बोलते हैं, पाकिस्तान की सेना है और जो आतंकवादी संगठन है, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, सिनोनिम है। इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे में मिले हुए रहते हैं, गुत्था मुत्था मामला रहता है। सरकार इन सबसे अलग है, सरकार को इन सबसे बहुत खास लेना देना नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ कि सरकार आर्मी के अंडर में है तो गलत नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आते हैं हमारे 26/11 वाले टॉपिक पे। अब जो दाऊद हेटली था, इसका स्कूल लाइफ फ्रेंड, इसका जो स्कूल फ्रेंड था वो अमेरिका में एक वीजा कंपनी चलाता था, नाम था तजब्बुर राणा। तो जो साजिद मीर इसका हेड था वहां पर फॉरेन रिक्रूटमेंट विंग में लश्कर ए तोयबा में, इसने ट्रेनिंग ली थी दाऊद सईद गिलानी ने, जो कि कागज बदलकर अब डेविड हेटली बन चुका था। साजिद मीर इन दोनों को ये चीज बताता था कि वहां जाओ, रिपोर्ट्स निकालो, सारी चीजें पता करो, जो भी तुम जानकारी जुटा सकते हो। जैसा जैसा साजिद मीर बोलता गया वैसा वैसा डेविड हेटली और तजब्बुर राणा करते गए और सारी रिपोर्ट्स पाकिस्तान में पहुंचाते गए, यानी कि जो साजिद मीर था उसके पास पहुंचाते गए, और सारी रिपोर्ट उसके थ्रू मुरीदके में। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी मैं मुरीदके बोलूं तो लश्कर हेडक्वार्टर की बात सबसे पहले होगी। तो ये सारी चीजें मुरीदके में पहुंच रही थी और मुरीदके में इसका एक ब्लूप्रिंट तरीके का तैयार हो रहा था। इस सब में अभी तक डेविड हेटली को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं थी कि उसको जो है 26/11 अटैक का हिस्सा ही नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण इंसान बनाया जा रहा है, और आगे चल के पूरी भूमिका यही इंसान निभाता है, हम आगे जानेंगे थोड़ी देर में। तो ये डेविड हेटली और राणा जो है अपना काम कर रहे थे, जैसा साजिद मीर बोलता जा रहा था। बाकी दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो हाफिज सईद था, वो अपने गुर्गों के थ्रू, अपने कॉन्टेक्ट के थ्रू ऐसे लड़कों को पकड़ रहा था, ऐसे लड़कों को कांटेक्ट कर रहा था जो किसी भी तरीके से मजबूर हो, खासकर जो लोग आर्थिक रूप से फाइनेंशियली मजबूर हो। इसी सब में एक लड़के से उनकी मुलाकात होती है जिसका नाम था मोहम्मद अजमल आमिर कसाब। देखिए कुछ ही समय पहले ईद पड़ी थी
और ईद के दिन मोहम्मद अजमल आमिर कसाब जो था, इसने अपने फादर से बोला था कि मुझे कुछ कपड़े चाहिए, और फादर ने मना कर दिया। और अजमल आमिर कसाब की उम्र उस समय लगभग 17-18 साल के करीब हो रही होगी। तो ये जो है घर से भाग गया इसी गुस्से में कि पिताजी ने उसको कुर्ता पजामा वगैरह नहीं दिलाया, कपड़े नहीं दिलाए नए, और भागकर जो है आर्म्स के गलत धंधे में, चोरी चकारी में और सारे उल्टे सीधे काम जो वहां कराए जाते थे जो कि कानूनी रूप से गलत थे, उसमें घुस गया और पैसा कमाने लगा। अब चूंकि ये घर से भागा हुआ था, तो इसने इस टाइप के लड़कों की जो फ्रस्ट्रेटेड हो, किसी चीज को लेकर परेशान हो गए हो और जिनके पास बुद्धि कम हो, जो ब्रेन वॉश करने से आसानी से बातों में आ जाए, इन सभी लोगों को हाफिज सईद ढूंढ रहा था। कसाब से उसकी मुलाकात होती है, कसाब को ये सब बात करते हैं, और कसाब जैसे ही लगभग 32 यानी कि 32 लड़कों को ये लोग रिक्रूट कर लेते हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान ये चीज आपको हमेशा याद है कि आखिरी ट्रेनिंग के फेज तक टोटल 4 फेज में ट्रेनिंग चली, जिसमें 3 फेजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, चौथा अलग तरीके का फेज था, या यूं कहें पहला अलग तरीके का फेज था, या इस तरीके से कह सकते हैं पहला और चौथा अलग तरीके का फेज था। मेन जो ट्रेनिंग के फेजेस थे वो 2 थे, दूसरा और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कठिन फेजेस थे। इनको कुछ भी नहीं पता था इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान कि इनको जो है क्या करना है, इंडिया जाके क्या करना है, क्या चीजें करना है। सबसे एंड में इनको ये चीज बताई गई। देखिए, अजमल आमिर कसाब जो था वो 18 साल का एक बच्चा था। इसका जन्म जो है 13 जुलाई 1987 को हुआ था। अब जो 32 लड़कों की इनकी ट्रेनिंग थी, वो ट्रेनिंग का पहला स्टेप शुरू होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग नहीं थी, वेपन वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, किसी भी चीज के बारे में इतना ज्यादा नहीं बताया गया था जो उनको वहां जाके करना था। पहला जो स्टेप था, बेसिकली आप इसे ब्रेन वॉश कह सकते हैं, या आप इसको ये भी कह सकते हैं धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश किया गया था इस स्टेप में, यानी कि धार्मिक ट्रेनिंग। अगर हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करें तो ये धार्मिक ट्रेनिंग बोला जाता है। इसका एक नाम भी था स्पेसिफिक। पहले जो स्टेप का नाम था ट्रेनिंग के दौरान वो था दौराए सूफा। इसमें 21 दिन का पीरियड था जिसके अंदर इनको ट्रेनिंग लेना थी। इसमें इनके 2 उस्ताद थे, मुफ्ती और फहदुल्ला। ये 2 लोग इनके उस्ताद थे जो पहले फेज की ट्रेनिंग थी इसके दौरान। देखिए, पहले से सेकंड फेज में आने के दौरान, यानी कि ट्रेनिंग का पहला फेज पूरा करने के बाद जब सेकंड फेज में लोग आते हैं, तो उन दोनों टाइम के बीच में इनको जो है काफी सारे लोगों से मिलाया जाता है, 3 और उस्तादों से मिलाया जाता है, जिसमें हाफिज सईद का नाम भी बताया जाता है, और एक कोई आर्मी से भी ऑफिशियल आता था जिनको मेजर बुलाया जाता था। उनका नाम आज तक डिस्क्लोज नहीं है कहीं। साथ ही साथ एक इंसान से और मिलाया जाता है, इसका नाम था लकीर रहमान, और हाफिज सईद तो मिलता ही रहता था इनसे इस ट्रेनिंग के बीच। ये पहले फेज की ट्रेनिंग जिसका नाम दौरा सूफा था, ये इनकी जब पूरी हो जाती है तो इसमें जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं, उनको आगे की ट्रेनिंग के लिए एक लिफाफा दिया गया। उस लिफाफा में लिखा था अगली ट्रेनिंग का नाम। जो सेकंड स्टेप था ट्रेनिंग का, उसका नाम था दौराए अम्मा, और एक लेटर में इनको लिखा हुआ बाकायदा मिलता है कि आप दौराए अम्मा के लिए सिलेक्टेड हैं आगे। दूसरे फेज की ट्रेनिंग यानी कि दौराए अम्मा की ड्यूरेशन भी 21 दिन की ही थी। अब ये जो पहले फेज की ट्रेनिंग थी मुरीदके में पूरी हुई थी। दूसरे फेज की ट्रेनिंग एक मनसेरा करके जगह पड़ती है, मुजफ्फराबाद के ही पास में है। मुजफ्फराबाद का जिक्र हो सकता है आतंकवाद की चीजों में बार बार आता है, क्योंकि यूके का एरिया है, यहाँ पर यही सब कार्रवाइयाँ बहुत होती हैं। जो सेना भारत की भी कार्रवाई करती है, इस क्षेत्र में बहुत कार्रवाई करती है, तो इसके आप यूज हो जाइए। तो अगर आप किसी भी आतंकवादी अटैक की कहानी सुन रहे हैं तो देखिए, अब जो ये मनसेरा था, इसकी जो ज्योग्राफिकल स्थिति थी वो कुछ ऐसी थी कि ये पहाड़, चट्टान, बर्फीले पहाड़, पठारी पहाड़, ऐसे सब इधर पे चीजें सारी अवेलेबल थी। और यहाँ पर ले जाकर इनको ट्रेनिंग कराने का सीधा मोटिव था कि अब इनको असलहे की जानकारी देना। इसलिए मैंने बोला था कि दूसरा और तीसरा फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम दूसरे की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैप रीडिंग और मैप रीडिंग के साथ साथ जो सैटेलाइट फोन्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, आपस में बातचीत इन सारी चीजों को लेकर कैसे करना है, कैसे एक दूसरे को मैसेज देना है सैटेलाइट फोन के थ्रू, मैपिंग करना है, इन सारी चीजों के बारे में इनको बता दिया गया था। और लगभग 21 दिन के बाद ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। उसके बाद हफ्ता 10 दिन की छुट्टी के लिए लोग अपने अपने घर जाते हैं। बताया जाता है कि इसके बीच कसाब ने और बाकी लोगों ने भी शायद अपने घरों में बातचीत की थी। तो छुट्टी के बाद जब ये लोग ट्रेनिंग के लिए वापस आते हैं, तो तीसरे फेज की ट्रेनिंग थी जिसका नाम था दौराए खस्सा। इस ट्रेनिंग के लिए इनको चहलबंदी हिल्स नाम की एक जगह पर लेकर आया जाता है। ये भी मुजफ्फराबाद का ही एक छोर था, क्योंकि ताबूत में अभी आखिरी कील बाकी थी, यानी कि थर्ड फेज ऑफ देयर ट्रेनिंग। देखिए, हमको जिस तरीके से खतरनाक, जिस तरीके से भयावह, जितना शैतानी प्रवृत्ति का 26/11 का अटैक दिखाई देता है, इसके पीछे का जो ट्रेनिंग हम लोगों को मिली थी वो भी इतनी खतरनाक है। क्योंकि रिपोर्ट से कहती है 60-60 घंटे तक खड़े पहाड़ों पे बिना खिलाए पिलाए
असलहे बारूद के साथ, यानी कि असलहे बारूद से लैस करके इन लोगों को चढ़ाया जाता था। 60 घंटे का मतलब आप जान रहे हैं 2 दिन से भी ज्यादा का वक्त होता है। और 2.5 से 3 दिन के बीच में बिना खाए पिए पहाड़ पर ऐसे लड़के जो एकदम यंग हैं, उनका भी चढ़ना थोड़ा सा तकलीफ देता है। और इनको धीरे धीरे इस चीज की आदत पड़ जाती है, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग थी ये काफी लंबी चलती है। 21 दिन की ट्रेनिंग नहीं थी, ये करीब करीब 2.5 से 3 महीने की ट्रेनिंग थी इनकी। और इसके बीच इनको असलहे बारूद चलाना, AK-47 को साफ करना, उसमें किस तरीके से उसको यूज किया जाता है, ग्रेनेड फेंकना या किसी भी तरीके का जो असला इनको दिया गया था, उन सब में कोई भी समस्या आती है उन सब की जानकारी इनको दी गई। साथ ही साथ अंधाधुंध फायरिंग चलाना भी इनको बताया गया है, जो कि इन्होंने आगे चल के किया। और ये ट्रेनिंग इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जो थर्ड फेज की ट्रेनिंग है, क्योंकि ये डिसीजन देने वाली थी, डिसाइड करने वाली थी कि अब कौन कौन वहां जाएगा और कौन कौन इस मिशन को अंजाम देगा। क्योंकि इनका ब्रेन इस तरीके से वॉश कर दिया गया था कि ये इस काम को बहुत ज्यादा अच्छा मान रहे थे और ऐसा काम मान रहे थे कि वही पुरानी बात सब इनको पता थी, 72 बुरे मिलेंगी और वगैरह वगैरह। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, बट ये सब यही सोच रहे थे कि इनको जो है बहुत अच्छा काम करने के लिए भेजा जा रहा है। पूरी तरीके से जानकारी इनको अभी भी नहीं। इस ट्रेनिंग में भी इनके 2 उस्ताद थे, जिनके नाम अबू मुवैया अबू हंजाला थे। देखिए, अब जो हिस्सा था इस ट्रेनिंग का, उसमें एक चीज मैंने आपको बताई कि इनको अंधाधुंध गोली चलाने के लिए बताया गया था। रीजन ये था कि बॉम्बे में भी आप अगर देखें, जो CST पे हमला हुआ, जो नरीमन हाउस में हमला हुआ, नरीमन हाउस में तो खैर 8-9 लोगों को इन्होंने मारा था, वो हम डिस्कस करेंगे। बट जो भीड़ भाड़ वाली जगह थी, जैसे कि ताज होटल हो गया, वहां इन्होंने अंधाधुंध गोली चलाई, बिल्कुल मतलब रुके नहीं। इनको सिर्फ इनका मतलब ये था कि जैसे तैसे इंसान मरे और मेरी गोली से इंसान जितने मर सके मरे, जान जा सके जाए। हम 10 के अलावा, जो ये 10 आए थे अटैक करने के लिए, इनके अलावा कोई हमारे सामने जीवित ना बचे। हम जितनों को मार पाए मार दें, बस हम 10 में से किसी को ना मारे, बाकी जिसको मार पाए मार दें, क्योंकि ये सवाब का काम है, ऐसा इनको बताया गया था इनके आतंकी आकाओं द्वारा। देखिए, उस ट्रेनिंग के बाद जो है कई सारे बचे हुए लड़के थे थर्ड स्टेप के बाद, और बाकी के लड़के भाग गए थे। इनमें से करीब 5 लड़कों का बताया जाता है कि वो भाग गए थे ट्रेनिंग के दौरान। अब इनमें जितने लोग बचे थे, इनमें सबसे टॉप पे था इस्माइल खान, जो कि कसाब के साथ में था इस पूरे अटैक के थ्रू। ट्रेनिंग के दौरान जब भी हाफिज सईद या लकीर रहमान, ये मेजर साहब को मैंने नाम बताया, इनका नाम कहीं डिस्क्लोज नहीं है, आर्मी से वो एक पर्सन था जो आता था ट्रेनिंग के दौरान, और उन सबको जो है उस्ताद समेत ये लोग सल्यूट करते थे, जैसा कि आर्मी में होता है। आर्मी की तो बेइज्जती है इन लोगों से तुलना करना, लेकिन एक जो इनकी ट्रेनिंग होती है वो इसी तरीके से होती है कि लड़ना मिलना, इनको असले बारूद की जानकारी पूरी हो जाए। आर्मी की ट्रेनिंग ऐसी होती है। अब इनकी ट्रेनिंग का चौथा फेज, जिसका नाम था दौराए रिब्बत, और इस फेज में इन लोगों को काफी सारी इसमें भी इनके उस्ताद थे बाकी की ट्रेनिंग्स की तरह। देखिए, जो ट्रेनिंग थी इसमें बेसिकली इंटेलिजेंस, और दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, इनको कोऑर्डिनेशन जब टूट जाए इनके साथियों से, उस चीज के बारे में जानकारी, तब क्या करना है, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज अगर तुम्हें दिखाई देती है जिससे इस काम में बाधा आ रही है, तकलीफ हो रही है, तो उसको कैसे हैंडल करना, ये सारी चीजें इनको मोस्टली इस दौराए रिब्बत यानी कि 4th फेज में इनको क्लियर कर दी गई, बता दी गई, सारे तरीके इनको समझा दिए गए। देखिए, आगे चलकर आता है अगस्त 2008 का महीना। इस महीने में इनकी ट्रेनिंग पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, पूरी ट्रेनिंग एंड हो जाती है। आगे चलकर सितंबर का महीना आता है, जिसमें 13 सितंबर से कुछ रोजा वगैरह चालू होने वाला था। और यहाँ पर जो लकीर रहमान है वो आकर इनको बताता है कि अब जो है तुम लोग तैयार हो जाओ और अब हम लोग अटैक करने वाले हैं। और उस समय पर जो है बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी वर्ल्ड वाइड, जहाँ पर जो CIA है, अमेरिका की एजेंसी है, तो अमेरिका की एजेंसी ने भी इंडिया को आगाह किया था कि कुछ होने वाला है। मतलब जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने भी अंदाज लगा लिया था, पता कर लिया था, उनके कान इसी सब में रहते हैं और बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए। तो उन्होंने पता किया, इंडिया की जो R&W है उन्होंने पता किया, बताया कि कुछ तो भी होने वाला है। तो रेड अलर्ट उस समय बड़े बड़े शहरों, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, ये जो बड़े बड़े शहर उस समय पे थे, इन सब जगहों पर रेड अलर्ट हो गया था। कहीं भी कुछ भी हो सकता था, किसी को पता था नहीं क्या होने वाला। तो अब इस सब के बाद जो है ये प्लान इनका टल जाता है और एक डेट फिक्स की जाती है बैठकर। डेट आती है 26 नवंबर 2008, तो अटैक की डेट फाइनल कर दी जाती है। देखिए, अब जो इनकी ट्रेनिंग चलेगी, इसमें लगभग 15 उस्ताद थे। 15 उस्तादों के नाम यहाँ पर है स्क्रीन पर, और जो लड़के हैं इनके नाम भी स्क्रीन पर है, जो लोग ट्रेनिंग पास कर चुके थे, जिन्होंने अटैक किया बाद में। तो इनको जो सितंबर के महीने में, चूंकि पता नहीं था उस समय तक कि रेड अलर्ट हो गया है, कराची में एक जगह है फेडरल बी एरिया, अजीजाबाद करके, तो उस ब्लॉक में इन लोगों को गुप्त रूप से वहाँ पर रख दिया था।
और उस जगह पर इनको सारी व्यवस्थाएं होती थी, खाना पीना और भी जो इनको जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती थी सब इनका अच्छे से देखा जाता था। प्लांट डिले हुआ तो उनको वहीं रखा गया, लेकिन इनको इस सब में एक फायदा हो गया कि जो प्लांट डिले हुआ तो इनको जो तैरना है और जो सी की नॉलेज है, क्योंकि इनको समुद्र के ही रास्ते आना था, समुद्र की पूरी जानकारी इनको मिल गई थी। जानकारी कुछ इस तरीके से भी दी गई थी कि मतलब मैपिंग और जो रीडिंग वगैरह होती है वहां जाने के लिए, तो समुद्र के रास्ते जो कि अलग अलग होते हैं उनको दिखाई देता है विकराल, लेकिन एक लेन बनी होती है। कभी आप मैप को जूम करके देखिएगा, ये स्क्रीन पे आ रहा है, तो ये डॉट डॉट्स बने हुए हैं ना, तो ये जो चीज होती है ये समुद्री रास्ते होते हैं। इन रास्तों पे ही जहाज चलते हैं, इनसे जरा भी इधर उधर नहीं चलते। तो इनके बारे में पूरी जानकारी और सैटेलाइट फोन्स के बारे में जानकारी जो बच्ची कुची थी सब इनको बताई जाती है। एक तरीके का ब्लूप्रिंट इनको दिखा दिया जाता है कि इनको क्या करना है, और पूरी तरीके से इनको सब कुछ अब बता दिया जाता है कि आपको बॉम्बे में जाके ये चीज करना है और ये काम जो है सवाब का है, आप अगर ये करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, गए तो गाजी और मर गए तो शहीद, ये भी इनको बोला गया। अब हम जाते हैं डेविड हेटली की कहानी में, जो कि पूरा बेस तैयार कर चुका है 2 साल के अंदर, कि अब हमको 2008 से 2006 में छलांग लगानी पड़ेगी, वहां चल के बात करना पड़ेगी डेविड हेटली के बारे में। हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बिहाइंड ऑल दिस। तो 2006 के समय पे क्या था, हेड था साजिद मीर। तो साजिद मीर इनको ऑर्डर देता रहता है और इस बीच इनको बोला जाता है कि तुम बॉम्बे जाओ और बॉम्बे जाकर पता करो। तो ये बॉम्बे जाता है, लीवपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस, होटल ओबेरॉय है, साथ ही साथ जो ताज होटल है, सबका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर देता है कि कहाँ उतरना है, कहाँ से रास्ते से जाना है, कहाँ जाके किसको अटैक करना है। यहाँ तक कि ताज होटल के अंदर भी किस फ्लोर पर किस चीज के बारे में जानकारी उसको दी गई है, वो सब उसने बताया है। और इतना ही नहीं, साथ साथ डेविड हेडली यहाँ के बड़े बड़े लोगों से भी पहचान बनाने की कोशिश करता है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट इंसान महेश भट्ट का लड़का है। तो वो दोस्ती भी कर लेता है जिम में जाकर, और ऐसा बोला जाता है कि साउथ बॉम्बे आने के लिए उस दिन डेविड हेडली ने महेश भट्ट के लड़के को मना कर दिया था कि तुम साउथ बॉम्बे मत आना 26 तारीख के दिन। और जो है एक मेल भी डेविड हेडली ने उनको भेजा था, गूगल पे भी देख सकते हैं, वायरल है, कोई फेक चीज नहीं है। और डेविड हेडली सारे ब्लूप्रिंट वगैरह बना के उनको दे दिए और पूरी जानकारी वहां पहुंचा दी। और साथ ही साथ वहां पर जहाँ ये लोग कराची में थे, कराची में इनको पूरी जानकारी बाकायदा एक एनिमेशन बनाकर एलईडी में या टीवी जो भी वहाँ उस समय अवेलेबल था उस पर बताया गया, और पूरी चीज एक तरीके से क्लास इनकी चलाई गई। उस पर लिखित रूप से इनको हर चीज समझा दी गई, इनको ये करना है, अब ऐसे करना है, वहां जाना है, अब वहां जाके इनको ऐसे अटैक करना है, और सबको यहाँ बता दिया गया। तब तक मारते रहना है जब तक जिस्म में जान है, और बख्शना नहीं किसी भी स्थिति में, बच्चे बूढ़े या फिर महिलाएं कोई भी हो, किसी को नहीं बख्शना, ये इनको सब बता दिया गया था पहले ही से। और डेविड हेटली जो है वो वहां पर वीजा कंपनी बॉम्बे में खोलने के लिए बात करता है, क्योंकि इनकी वीजा कंपनी थी जिसके थ्रू इन लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिए थे तदब्बुर राणा के साथ। तो इन लोगों ने यह किया, जो बॉम्बे में है वहाँ आना जाना बनाने के लिए, ये आना जाना जो है लगातार इनका लगा रहा है जिससे जानकारी इनको मिलती रहे, तो इन्होंने वहां पर एक वीजा कंपनी डाली बॉम्बे में ही, और उस पर अप्रूवल भी मिल गया। तो ये बार बार आता जाता रहता था और सारी जानकारी यहाँ पहुंचाता रहता था, नॉर्मल आता था नॉर्मल जाता था। इसी सब में एक जानकारी जो है साजिद मीर ने इनको बोला कि तुम पानी के रास्ते जाओ और पानी के रास्ते का ब्लूप्रिंट तैयार करो। पानी के रास्ते में जो जो बाधाएं आई, जो उसको चीजें समझ में आई, हर चीज के बारे में एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट वाटरवेज पूरी डेविड हेडली ने पाकिस्तान पहुंचाई, और ये सारी जानकारी कराची में बैठे इन 10 के 10 लड़कों को मिल रही थी और इन सबको समझा दिया। देखिए कुछ ही दिन बाद जब 26 तारीख आने में लगभग कुछ ही दिन रह जाते हैं, 4-5 दिन रह जाते हैं, इस दिन अटैक होना था, तो इन लोगों ने क्या किया, उनको जो है नाव वगैरह में बिठा दिया और पूरी उनको खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्थाएं दी, असलहे, बारूद, ग्रेनेड्स, AK-47 सारी चीजें उनको दी, और इन 10 के 10 लड़कों को बैठा दिया, और पानी के थ्रू ये लोग सब जो है इंडिया के लिए रवाना हो गए। वहां से ये लोग चढ़े थे अल हुसैनी नाम की एक शिप में, जिसके बारे में इंडिया को जानकारी दी गई, मगर पता नहीं क्या रीजन था कि उस समय पर ये सब जानकारियां जो आई इन पर कोई भी इस पर जो है एक्शन नहीं हो पाया। ऑब्वियस सी बात है, किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये जो अटैक है एक तरीके से बिल्कुल कल्पना के परे था, कोई भी सोच नहीं सकता था कि इतना भयानक अटैक कोई कर देगा। नॉर्मली क्या होता है, अटैक वगैरह होते हैं तो सेना को मारा जाता है, लेकिन अब जो अटैक होने वाला था इसके बारे में विचार ही नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये अटैक डायरेक्ट सिविलियन के ऊपर कोई आतंकवादी करने वाले, और इन सभी के जो है बाकायदा डॉक्यूमेंट वगैरह बना दिए गए थे, क्योंकि इंडिया में इन लोगों को आना था, कोई पहचाने ना, तो जेन्युइन सी बात है कि इन सभी को इंडिया के कपड़े पहना दिए गए, इनकी कोई शक ना करे। इनके जो है आधार कार्ड उस समय था नहीं, लेकिन पैन कार्ड और बाकी सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना दिए गए,
साथ ही साथ इनको एक तरीके से यहाँ की बोलचाल सिखा दी गई। इतना इन लोगों ने निम्न श्रेणी के काम किए थे कि धर्म का भी उसमें इन लोगों ने फायदा उठाया। इतना जो है इन लोगों ने दिमाग लगा दिया था उसमें कि जिसकी कोई सीमा नहीं। कहीं से कोई पकड़ने वाली व्यवस्था ही नहीं छोड़ी थी, कोई पकड़ ले इनको। यहाँ तक कि इनको कलावे तक बांध दिए थे हाथों में कि पूरी तरीके से ऐसे लगे कि ये प्रॉपर इंडियन है, इंडियन कल्चर को मानने वाले हैं। अब ये लोग शाम के समय जो है अल हुसैनी नाम की एक शिप में वहां से चढ़ते हैं कराची से। कराची से आने के बाद जो है रात भर इनका कटता है और सुबह जो है एक बोट वाला इनको मिलता है जिसका नाम था कुबेर। तो उस बोट को जो है ये लोग हाथ दिखाते हैं। रिपोर्ट से कहती है कि इन लोगों ने मदद के लिए उसको हाथ बढ़ाया था कि एक चीज इन्होंने बोली थी कि हमारी जो शिप है इसमें बेल्ट खराब हो गई है। उन्होंने कुछ इशारा किया था समुद्र में, तो उसको लगा कि इनको आवश्यकता है हेल्प की, तो आ गया वहां पर। जो 4-5 लोग उनके साथ थे उन सभी को मार दिया और एक व्यक्ति को जिंदा रखा जो कि इनको बाकायदा बॉम्बे तक लेके आया। और जब इनको बॉम्बे दिखने लगा, थोड़ा थोड़ा बिल्डिंग वगैरह इनको दिखने लगी, तो उस व्यक्ति को भी इन्होंने मार दिया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज ये थ्योरी चलती है, ये जो इंसान था इसको उन्होंने मार दिया, जिसकी बोट थी कुबेर, वो इंसान 6 महीने पाकिस्तान में जेल काट कर आया था कुछ ही समय पहले, क्योंकि वो एक मछुआरा था और उसने क्या किया था कि जो इंटरनेशनल वाटर्स थे उसको पार कर दिया था, जो कि बहुत एबनॉर्मल चीज है। उसका उसी समय पर वहां पहुंचना, जब ये लोग वहां अल हुसैनी नाम की शिप में कराची से आ रहे थे, क्योंकि ये कहा जाता है कि हो सकता है ये भी इस समय मिला हुआ हो, क्योंकि ये पाकिस्तान में जेल तो काट कर आया ही उसी समय पर इसका वहां पहुंचना। तो ये जो चीज है थोड़ा सा संदेह पैदा करती है। खैर अब ये लोग जो है उस बोट में आते हैं और धीरे धीरे बॉम्बे की तरफ पहुंचते हैं। तो जो इन्होंने सिम वगैरह अपने मोबाइल फोन भी इनको दिए गए थे, इंडिया की सिम दी गई थी। आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा इन लोगों को क्लियर कर दिया गया था। और कोई ना कोई, मानी सी बात है कि जब इतनी सारी चीजें इनको प्रोवाइड कर दी गई, कोई ना कोई गद्दार था। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिम वगैरह भी वहां पहुंच जाए। खैर जो भी है, हम बात करते हैं अपने वीडियो पे आगे। और इनको एक चीज और यहाँ पर बताई गई थी कि देखिए आप जब जाएंगे वहां अटैक करने के लिए, तो आपको भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे कि CST और जो भी जगह है लेओपोल्ड कैफे वगैरह, वहां अगर आपको की जगह पर कोई मोहम्मदन दिखता है, कोई मुस्लिम दिखता है, तो वहां पर आप उनको मार देना, मत छोड़ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको मार देना जो आपको दिखे। लेकिन जब होटल जाओ तो वहां पे मोहम्मदन लोगों को छोड़ देना, जो मुस्लिम दिखेंगे उनको छोड़ देना, और ज्यादातर अंग्रेज लोग हैं उनको टारगेट करना। ये चीज इनको क्लियर बताई गई और ये बात में करते भी वैसा ही। ये सीधे जाके जो है वोट लगा देते हैं मच्छी बाजार नाम की बदवार पार्क पे, एक साउथ बॉम्बे में जगह है, तो वहां पर अपनी बोट लगाते हैं। यहाँ पर 8 आतंकवादी उतर जाते हैं। तो ये लोग जब वहां पर 8 क्या उतर रहे थे, तो वहां पर इन लोगों के ऊपर एक व्यक्ति को शक होता है जो पुलिस को इन्फॉर्म भी करता है, लेकिन पुलिस उस समय एक्शन लेती नहीं है। क्योंकि देखिए पुलिस किसी को भी नॉर्मली ऐसे क्यों ही प्रताड़ित करेगी, क्यों ही उससे भी पूछताछ करेगी। हाँ सस्पिशियस लगे तो कर सकती है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं पुलिस भी अगर हम देखें तो इंसान ही है वो लोग भी। उन लोगों का भी दिमाग किसी की तरह इतना नहीं चल सक रहा था उस समय पर कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ हो भी सकता है। क्योंकि देखिए सब कुछ जो हो रहा था वो कल्पना के परे था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो पुलिस ने लोड नहीं लिया बहुत ज्यादा कि क्यों होगा कोई, पुलिस ने भी सोचा कि हो सकता है कोई होगा, और फिर पुलिस ने लोड नहीं लिया। लेकिन ये कहा जाता है अगर पुलिस लोड ले लेती उस समय तो कुछ हो सकता था, शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। लेकिन हाँ एक चीज और भी हो सकती थी, उसमें पुलिस के जवान बहुत सारे शहीद हो सकते थे, क्योंकि इनके साथ साथ बहुत सारे असलहे बारूद थे। और जहाँ पर आप इमेजिन करिए ये लोग 2 लोग जहाँ घुसे थे वहां इन लोगों ने इतनी तबाही मचाई थी, तो यहाँ तो 10 के 10 इकट्ठे थे। अगर यहाँ पुलिस आके इनको पकड़ती, कुछ करती और ये बीच सड़क थी, तो यहाँ पता नहीं क्या हो सकता था। और इन लोगों को पता था हमें जिंदा बचना नहीं, तो ये कुछ भी कर सकते थे। खैर पुलिस ने इस पर एक्शन नहीं लिया और उन्होंने नॉर्मली जाने दिया। तो बाद में जो है कसाब और इस्माइल ये कार में बैठते हैं, जो कि साउथ बॉम्बे में जिन लोग बॉम्बे से जो लोग हैं उन लोगों को पता होगा, साउथ बॉम्बे में 3 व्हीलर कोई भी अलाउड नहीं है, रिक्शा वगैरह, 4 व्हीलर टैक्सी ही चलती है। तो 4 व्हीलर टैक्सी इन लोगों ने पकड़ी, मीटर डाउन होता है और गाड़ी चलाता है जो ड्राइवर है, और ड्राइवर भी मोहम्मदन निकल आता है। तो क्योंकि इन लोगों को बताया गया था, लेकिन इस्माइल कसाब को पीछे आगे दिखा देता है। कसाब पीछे एक सेल से जो है बम सेट कर रहा था और बम को रख दिया, जाके लोग CST पे उतर जाते। आगे जाकर जो है विले पार्ले के लिए एक व्यक्ति उसी टैक्सी में बैठता है और विले पार्ले के पास जाकर बम फट जाता है, टैक्सी के चीथड़े हो जाते हैं, आसपास के भी कुछ लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा डरावना माहौल पैदा हो गया था बहुत टाइम के बाद। और साथ ही साथ जैसे ये लोग घुसते हैं CST के अंदर, तो कसाब बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और जो लोग लेओपोल्ड कैफे में गए थे उन्होंने वहां पर फायरिंग शुरू कर दी। काफी सारे लोग वहां पर मर गए,
फायरिंग करने के बाद ये लोग ताज होटल की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर पहले से 2 आतंकी घुस गए थे। वहाँ पर भी उन्होंने लॉबी में फायरिंग शुरू कर दी थी। लॉबी में फायरिंग शुरू करने से जस्ट पहले का एक इंसिडेंट है, जो हमारे गौतम अडानी साहब है, वो आज भी बड़ा नाम है देश का और सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप पर है सर। वो उस समय भी देश में बहुत बड़ा नाम थे और एक दुबई पोर्ट के CEO आए हुए थे, तो उनके साथ जो उनकी मीटिंग चल रही थी, वो बिल देने के लिए लॉबी की तरफ जा रहे थे और उस लॉबी से उनको एक फोन आता है, तो वो जो है वापस चले जाते हैं अपना जहाँ से वो उठकर आए थे, जिस डिस्क से वो आए थे। क्या होता है कि उनकी जान बच जाती है, क्योंकि जैसे ही वो वापस लौटे थोड़ा आगे चल के यहाँ से फायरिंग, और मात्र कुछ ही सेकंड का फर्क था। अगर थोड़ा ही वो आगे बढ़ जाते तो हो सकता है वो भी शिकार हो जाते इस हादसे का, लेकिन ऐसा होता नहीं है और वो बच जाते हैं। उनको बचा के किसी तरीके से जो है किचन से लेते हुए और फिर बेसमेंट में ले जाया जाता है लिफ्ट के थ्रू, और वहां से फिर उनको बचा के गाड़ी में सेफली से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, 2 आतंकवादी इनके जो है होटल ओबरॉय में घुस जाते हैं, और जो 2 आतंकवादी इनके बचे हुए थे वो जाकर नरीमन हाउस में घुस जाते हैं। इस तरीके से टोटल 4 आतंकवादी ताज के अंदर जाते हैं। 2 आतंकवादियों को बाद में पकड़ लिया जाता है, हॉस्पिटल के पीछे पकड़े जाते हैं कसाब और इस्माइल। वहां से उनको जो है अटैक करने के लिए विजय सालस्कर जी और ये लोग सब गए थे। उसके बाद क्या होता है कि वो वहां से निकल आते हैं और मालाबार हिल की जो रोड है वहां वो लोग जा रहे होते हैं। तो रास्ते में इनको एक तुकाराम मोमले करके एक ASI थे, जो आर्मी से रिटायर्ड महाराष्ट्र पुलिस में ASI बन गए थे। कसाब जो है इनको फायर कर देता है। इन कसाब को उन्होंने पकड़ लिया था। इन लोगों को लग रहा था कि इस्माइल मर चुका है और कसाब मर चुका है, दोनों मर चुके हैं। इस्माइल की तो गोली अलग से लगी दिख रही थी, कसाब तो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, बट वो बेहोशी की हालत में था। लेकिन अचानक से उसने काउंटर ले लिया और तुकाराम मोमले जी ने अपनी जान की आहुति दे दी, लेकिन वहाँ किसी को भी कुछ होने नहीं दिया। और कसाब उन्हीं की इस बहादुरी की वजह से वहाँ पे पकड़ा गया, लेकिन तुकाराम मोमले जो हमारे शहीद हो जाते हैं। और उस साइड अटैक कर जब वो लोग वहां से भागे कसाब और इस्माइल, तो पीछे कामा हॉस्पिटल में गए। वहां पहले से इन लोगों को देख लिया था, क्योंकि खबर फैल चुकी थी पूरे बॉम्बे में कि अटैक हुआ है CST पे और ताज पे ऐसा ऐसा। तो वहाँ एक लड़के ने जो है इनको देख लिया था ऊपर से ही पीछे वाले गेट। तो उन्होंने जो है दिमाग लगा के सब जितने ही मरीज थे, जितने लोग थे, उनको अलग से एक जगह सेटल कर दिया था, अंधेरा कर दिया था, क्योंकि जगह जो थी वो इनके प्लान में नहीं थी। इस वजह से इनको पता नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है, किधर के लिए रास्ता क्या है, जो भी जैसी भी चीजें थी। हॉस्पिटल के अंदर का ब्लूप्रिंट इनके पास था नहीं। तो ये लोग थोड़ी देर के बाद फ्रस्ट्रेट होकर वहां से निकलते हैं और खबर आती है बॉम्बे पुलिस के पास। तो बॉम्बे पुलिस के जो सबसे अच्छे अधिकारी थे उस समय के, जो माने जाते थे, विजय सालस्कर और हेमंत करकरे जी, ये अपने 4-5 सिपाहियों को लेकर एक पुलाइस में निकलते हैं, जो कॉलेज बोलते हैं उसको, एक कार होती है बॉम्बे पुलिस की। तो ये लोग निकलते हैं उनको ढूंढने के लिए, और कसाब और इस्माइल उनको पहले से ही देख लेते हैं। तो ये लोग एक PCO के पीछे से आड़ बना के काउंटर ले लेते हैं, अचानक से उन पर हमला कर देते हैं, सबको मार देते हैं कार के अंदर जितने भी थे, और जो है उसी कार में बैठ जाते हैं और मालाबार हिल की तरफ जाते हैं, जो कि बॉम्बे का एक रिहायशी इलाका है। और वहां पर इनको जाकर अटैक करना था, इनके प्लान में था, वहां का ब्लूप्रिंट वगैरह सारी चीजें इनके पास थी। तो ये लोग रास्ता बना के वहां की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में क्या होता है कि पीछे जो 2 लोग सिपाही थे वो जिंदा बचे हुए थे। उनमें से एक पूरी सही स्थिति में था, लेकिन उनके कंधे पे गोली लगी थी, तो दर्द में तो बोल नहीं रहे थे। चाहते तो गन निकाल कर उनको मार सकते थे, लेकिन उस समय उनकी दर्द की वजह से इतनी तकलीफ हो रही थी उनको कि वो उनकी स्थिति नहीं थी कि जो है वो बात कर पाए या कुछ ज्यादा मूवमेंट कर पाए। इसलिए उन्होंने कहा छोड़ो, अगर वो हिलते तो दूसरा भी मरता जो जिंदा था। लेकिन दूसरा वाला था, उसके पास पिताजी का फोन आ जाता है उसके, जो कि डेली आता था। लेकिन उस दिन उसके पिताजी को नहीं पता था कि उनका एक फोन जो है उसकी मौत का कारण बन जाएगा, क्योंकि उस फोन की रिंगटोन सुन ली कसाब ने, और फिर जैसे ही पीछे उसने देखा और देख के उसके सीधे भिंजे में गोली मार दी, और एक गोली उनकी छाती में लगी, कंधे में लगी, और वो ऑन स्पॉट डेथ उनकी हो गई थी। इससे पुलिस का दूसरा व्यक्ति था वो जिंदा बच गया था। वो और डर जाता, तो शांति से लेटा रहता। उसके बाद फिर ये लोग गाड़ी से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गाड़ी का इन लोगों ने टायर वायर सब बस्ट कर दिया था। और फिर एक स्कोडा वाले को लोग रोकते हैं, तो कोई अग्रवाल बिजनेसमैन थे, उनको रोक लिया था, और वो विद फैमिली थे, बच्चों के साथ थे, अपनी मिसेस के साथ थे, सबको इन्होंने उतार दिया और उनकी गाड़ी लेकर लोग मालाबार की तरफ निकल जाते हैं। और इन लोगों को ये मारना भूल जाते हैं, जो इनकी सबसे बड़ी गलती रही, और हम लोगों के लिए इस चीज का फायदा रहा, क्योंकि जो अग्रवाल थे इनकी गाड़ी ये लोग लेके आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने तुरंत फोन लगा के पुलिस को बोल दिया टेररिस्ट जो है वो इस गाड़ी में निकले, और आप जो है जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं वो जल्दी से कीजिए।
आगे चल के जो मरीन ड्राइव का एरिया है वहां पर तुकाराम ओमले नाम के एक एएसआई थे, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। उन्होंने जो है पूरी बैरिकेड वगैरह लगा दी, सारा जैम वगैरह क्लियर करा दी, लोग वहां पे थे और थोड़ी सी जगह छोड़ी गाड़ियां निकलने की। इतने ही में उनकी नजर आती है स्कोडा पे, जो कि अजमल कसाब और इस्माइल इसमें बैठे हुए थे, ड्राइव करके आ रहे थे। तो उन्होंने बैरिकेड बंद कर दी, उन्होंने उनको देखकर गाड़ी भी रोक दी थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि जो है इनके ऊपर या तो जानकारी लग गई है, खबर पहुंच गई कहीं से इनके पास। अब बॉम्बे जैसी जगहों पर होता क्या है कि डिवाइडर होते हैं उनमें गैप नहीं होता है, तो वो डिवाइडर जो उसमें कोई गैप नहीं था, तो इस्माइल ने जो है गाड़ी पैक की और डिवाइडर के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करने लगा कि बच के निकल जाए जैसे तैसे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और इसी में अचानक यहाँ पे जो पुलिस फोर्स थी उसने फायरिंग कर दी। फायरिंग में जो है इस्माइल खान मारा जाता है, अजमल कसाब भी घायल हो जाता है, लेकिन तुकाराम ओमले उसको जाकर पकड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो ओबरॉय होटल में आतंकवादी घुस गए थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। और ताज होटल में 520 नंबर का एक कमरा था जो 6ठे फ्लोर पे था। पहले इनका प्लान था 5वें फ्लोर पे जाने का, बिजनेस हब में जाने का, लेकिन उस बिजनेस हब में ये लोग गए, वहां उनको कोई खास लोग मिले नहीं। उसके बाद वो 6ठे फ्लोर पे गए, एक फ्लोर और ऊपर, जहाँ पे 520 नंबर के रूम में उस समय के कॉर्पोरेट बैंक के फॉर्मर चेयरमैन के.आर. रामामूर्ति उपस्थित थे। उन्होंने जो जानकारी दी, गेट को कस के लॉक लगा दिया था और जिस भी तरीके से वहाँ सुविधा थी उन्होंने पूरी तरीके से उस गेट को अपने रूम के लॉक लगा दिया था। आतंकवादियों के पास हथियार थे और वो उसी कमरे में घुस जाते हैं, इसमें के.आर. रामामूर्ति थे और दोनों आतंकवादियों ने उनको भी हॉस्टेज बना लिया, वहीं पर मारा नहीं। और बाकी सारे जो लियोपोल्ड कैफे आतंकवादी जो निकले थे, तो उन्होंने जो है आगे जाकर ताज में एंट्री करते हैं वो लोग, और एंट्री करने के बाद स्विमिंग पूल वाला एरिया है वहां पर जाते हैं और जितने भी लोग दिखते हैं उनको मार देते हैं। वहां से 5-7 लोगों को ये लोग पकड़ते हैं, ले जाकर वहीं 520 कमरे में जो है उनको भी हॉस्टेज बना लेते हैं रामामूर्ति जी के साथ। और उस रूम को ये लोग एक तरीके से कंट्रोल रूम बना लेते हैं। कंट्रोल रूम इन्होंने जो इसको जब बनाया तो वहां पर इनके पास सैटेलाइट फोन बाकी सारी चीजें भी थी और अभी 4 मिल चुके थे। साथ ही साथ एक बात ध्यान रहे, इनके पास किसी भी तरीके की कोई शिकन नहीं थी इनके चेहरे पर, जिन्होंने क्या किया है क्या कर रहा है, जो लोग वहां पे वो बताते हैं। और दूसरी चीज, इन लोगों ने उस रूम से जो है बहुत सारी कोशिशें की, जैसे गूगल आईडी की, गूगल पे इन लोगों ने सबकी आईडी चेक की, सब देखा कि कोई इसमें से हाई प्रोफाइल इंसान तो नहीं है जिससे कि भारत सरकार से नेगोशिएशन कर पाए हम लोग। साथ ही साथ ये लोग इतना ज्यादा निश्चिंत थे कि वहां पर जो फल वगैरह रखे थे, जो भी खाने की चीज थी, उसको नॉर्मली खा भी रहे थे और बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपना सब काम कर रहे थे। उधर जो ज्वाइंट कमिश्नर है वो दिल्ली में इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसी ऐसी बात हो गई है और दिल्ली से एनएसजी कमांडोज को बुलाने के लिए प्लानिंग बनाई जाती है। लेकिन एनएसजी कमांडोज थे, उनका जो बेस है वो मानेसर में है, जो गुड़गांव जिला लगता है वहां पर है। और उस समय जो है उनका जो क्राफ्ट था, 320 जवानों को लाने वाला जो क्राफ्ट था तो उपस्थित नहीं था उस समय पर। तो जो 320 की मांग थी उसकी जगह पर 120 जवानों को कैरी करने वाला एक क्राफ्ट पालम एयरपोर्ट पे दिल्ली में अवेलेबल था। तो वहां से, उस एयरपोर्ट से वो क्राफ्ट में लोग चढ़ते हैं और किसी तकनीकी खराबी के चलते इन लोगों को थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, करीब 3-3.5 घंटे में लोग बॉम्बे एयरपोर्ट आ गए थे और वहां से भी इनको आने में काफी समय लग जाता है। लगभग ये जो अटैक हुआ इसके बाद क्लैरिफिकेशन हुई, इसके बाद 7 से 8 घंटे, करीब करीब 10 घंटे जो एनएसजी जवान है उनको ताज और जो साइट्स थी नरीमन हाउस वगैरह वहाँ पहुंचने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ नरीमन हाउस में जो है 2 आतंकवादी घुस गए थे। देखिए मैं आपको बता दूं, नरीमन हाउस जो है वो 2 साल पहले ही 2006 में ही चाबाग ऑफ इंडियन ट्रस्ट ने खरीदा था और जितने भी इजरायली लोग हैं, यहूदी लोग हैं, वहीं आकर रुकते हैं, प्रे करते हैं नरीमन हाउस में, आज भी करते हैं। लेकिन वो 5 मंजिला की इमारत है और उधर पर जो है जो प्रीस्ट हैं इजराइल के परमानेंटली रहते थे अपने लड़के मोश के साथ, जो कि 2 साल का था उस समय पर। और जो प्रीस्ट थे उनका नाम हाउसबर्ग था और इनकी मिसेस का नाम था रेबेका। तो ये लोग जो गेस्ट आए थे उन लोगों को अटेंड कर रहे थे और नरीमन हाउस में ये आतंकवादी जब घुसते हैं तो किसी को मारते नहीं, 9 लोगों को वहां पर बाद में मार देते हैं, लेकिन जो अभी फिलहाल में थे उनको हॉस्टेज बना लेते हैं। हॉस्टेज बनाने के बाद आसपास की जो बिल्डिंग्स थी वहाँ बम, गोली और जो भी चीजें जिनसे नुकसान हो सके, कोई इंसान मर सके, जो कि इनका मोटिव था, वो काम ये करते हैं। और उसके बाद जो एनएसजी कमांडोज थे वो ताज होटल की तरफ बढ़ते हैं और ताज होटल में जो 520 कमरे में जो 4 आतंकवादी थे, इन्होंने क्या किया है कि वहां पर उस कमरे में लगा दी थी इन लोगों ने पूरी तरीके से आग, और वो कमरे में बम वगैरह भी दाग दिए थे और जो कमरा था उसमें धुआं धुआं हो गया था। तो जो लोग हॉस्टेज बनाए थे रामामूर्ति समेत, उन लोगों को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सफोकेशन टाइप की और सांस लेने में समस्या हो रही थी। तो ये लोग क्या करते हैं, दरवाजा बंद करके बाहर निकल आते हैं
और अपना जो है छठा फ्लोर था वो पूरा इन लोगों ने जला दिया था। और इनका जो प्लान था वो डोम उड़ाने का था ताज होटल का, जो उसका आइकॉनिक डोम है, जो उसकी पहचान है ताज होटल की। लेकिन वो किसी रीजन से उस चीज को स्किप कर देते हैं और सरकार से नेगोशिएशन करने की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर इजरायली एम्बेसी में बात करने के बाद और सारी चीजें करने के बाद जो नरीमन हाउस में आतंकवादी थे, लोगों को जो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है क्योंकि कुछ कांटेक्ट कहीं हो नहीं पा रहा था, तो उन लोगों ने इसी फ्रस्ट्रेशन में वहां मैंने बताया कि 9 लोगों को उधर मार दिया था नरीमन हाउस में। ताज होटल में जो है जो लोग हॉस्टेज बनाए थे, जो लोग धुएं की वजह से मर रहे थे, वो खिड़की से किसी तरह कूद जाते हैं। और जब एनएसजी आती है तो ओबेरॉय होटल में सबसे पहले 2 आतंकवादियों को सुबह सुबह मार दिया जाता है। वहां पर जो आतंकवादी थे उन्होंने 2 लड़कों को पकड़ा, उनमें से एक लड़के को उन्होंने बोला कि जो है जो वीआईपी लॉज है, जो अच्छे खासे लोग हैं, वो लोग कहाँ आते हैं, जो नामी गिनामी लोग हैं, तो उन लोगों के बारे में बताओ मुझे, जो अंग्रेज वगैरह हैं वो कहाँ आके रुके हैं। तो वहां पर जो ये लड़का है थोड़ी चालाकी दिखाता है होटल का स्टाफ, ये जाता है लिफ्ट में और लिफ्ट को अंदर से बंद कर लेता है। लिफ्ट का दरवाजा एक बार बंद हो गया तो लोग गोली चलाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है उससे और लिफ्ट तो ये बच के निकल जाता है। उसके बाद जो दूसरा लड़का था वो इतना डर गया था कि इससे बोला गया कि जो शराब वगैरह थी, शराब वगैरह लेके पर्दों वर्दों पे लगा दी थी और माचिस जला दी थी, तो माचिस इससे जल नहीं रही थी, ये डर गया था। इनके साथ का जो एक और व्यक्ति था वो ये सब देख रहा था और ये जब डरा तो एक लड़का था इसमें नजीब, वो इतना पागल था कि वो बहुत बुरी तरीके से गुस्सा हो जाता है और इसी बात पे कि माचिस न जलावाने पे उसको मार देता है। और जो इनके साथ का एक लड़का देख रहा था ये सब, बहुत ज्यादा डर जाता है, उसको बुलाया जाता है कि तू चालू कर, तो उसने जैसा वो बोला वैसे ही किया, तो चालू करके क्योंकि इस कमरे में धुआं धुआं बढ़ रहा था, आतंकवादी बाहर निकल जाते हैं, जैसे तैसे ये लोग अपनी जान बचाकर वहां से निकलते हैं। सुबह के टाइम पे जो है एनएसजी यहाँ पर ऑपरेशन कर इनको चूंकि मार देती है, और जो सबसे पहले आतंकवादी मरे थे एनएसजी के ऑपरेशन में वो ओबेरॉय में मरे थे, दोनों आतंकवादी। ताज होटल की बारी आती है। ताज होटल में जो है जो आतंकवादी घुसे हुए थे उनको ट्रैक करने में काफी समस्या हुई एनएसजी को, और जो नरीमन हाउस था वहां भी काफी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि आतंकवादी कुछ भी कर रहे थे, काफी सारी चीजों पे मीडिया की जो रिपोर्ट है उससे उनको मदद मिल रही थी। लेकिन अब जो हमारी इंडियन मीडिया थी उस समय पर, अब तो काफी अच्छी है, लेकिन उस समय पर जो मीडिया थी वो पूरा लाइव प्रसारण दिखा रही थी, कहाँ जो है हमारे जवान उतर रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ हेलीकॉप्टर आके उनको ड्रॉप कर रहा है, कहाँ किस खुफिया रास्ते से वो अंदर जा रहे हैं। इस सबसे क्या होता है कि बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है पाकिस्तान के जो आतंकवादी जो आका उनसे बातचीत कर रहे थे फोन पर, और बहुत सारी चीजें अंदर जाकर भी उन लोगों ने जो है सैटेलाइट फोन से डिस्कस की। और यहाँ पूरी सिटी में पैनिक सिचुएशन थी, पूरे देश में पैनिक सिचुएशन थी, क्योंकि इसमें जो है अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट अब हो गया था। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अमेरिका ने पहली बार इस चीज को बोला था कि इंडिया में भी ये आतंकवाद है, क्योंकि यहाँ अमेरिकन काफी सारे मर गए थे। जो आतंकवादी थे उन्होंने ग्रेनेड वगैरह जगह जगह पर लगा दिए थे, और मीडिया से जो इन्फॉर्मेशन इनके आका पाकिस्तान में बैठकर, चूंकि इंडिया के जो चैनल है पाकिस्तान में भी दिख रहे थे, और मीडिया के थ्रू ही ये लोग सब बता रहे थे। मीडिया के जो चैनल पे ब्रॉडकास्ट हो रहा था वही सब देख देख कर वो फोन पर उनको कमांड दे रहे थे और वही सब कर रहे थे। इसी सब के चलते अगर हम देखें तो रीजन यही था कि मीडिया को वो सब नहीं दिखाना चाहिए था कि कहाँ कमांडो उतर रहे हैं, कहाँ पूरे तरीके से घुस रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जो है इसी सब के चलते मारे जाते हैं, और बाद में जो है काफी सारे हमारे जो एनएसजी कमांडोज थे वो भी घायल होते हैं, लेकिन उन्होंने आगे चलकर चारों आतंकवादियों को बाद में मार दिया। और हम इस अटैक से करीब 60-65 घंटे के करीब लड़े, और उसके बाद 29 तारीख को सुबह जाकर जो है सारी चीजें नॉर्मल हुई। पूरे हमले में लगभग 300 के करीब इंसान मर गया था, और लगभग इतना ही इंसान करीब करीब घायल हुआ, जो कि सरकारी आंकड़े कहते हैं। लेकिन ये हादसा इतना डरावना और दर्दनाक था, इतना ज्यादा यूनिक अलग तरीके का था कि कोई भी विचार नहीं कर सकता था कि ये ऐसा भी कुछ हो जाएगा। इस सब के बाद क्या होता है कि आज भी आप अगर बॉम्बे जाएंगे तो आपको बॉम्बे की छाती पर जख्म दिखेंगे 26/11 अटैक के, जो कि सबसे फेमस अटैक रहा है इस देश का। और सबसे बड़ी बात ये कि इस टाइप का अटैक किसी ने नहीं सोचा था कैसे हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि दाऊद सैयद गिलानी, जो कि काफी सारे लोगों के लिए नया नाम होगा, कसाब को तो नॉर्मली हर व्यक्ति जानता होगा, 26/11 अटैक को जानता है, नहीं जानता तो वीडियो को आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्स थी मैंने आपको दी, जो नाम थे पूरे वो भी मैंने आपको बताया कि कितने आतंकवादी। मेरी जो सबको लेकर नॉलेज है वो गलत नहीं है, और सारी चीजें सर्टिफाइड है। आप गूगल पर जाकर मैंने जो भी बोला
एक एक चीज देख सकते हैं, कहीं से कोई भी डॉक्यूमेंट मैंने गलत नहीं उठाया। आज के वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पर नया वीडियो लेकर आएंगे जल्दी। तब तक के लिए नमस्ते।